नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। अब खबर होगी आपके पास। जी हां, आपको बता दें, कैंसर एक ऐसा रोग है जिसका इलाज भले ही संभव हो, लेकिन आज भी कैंसर के नाम से लोग सुनकर जीने की आस छोड़ देते हैं। ऐसा ही कैंसर आपको बताते हैं कि ये जो कैंसर है, इसको ख़त्म करने के लिए रोबोटिक सर्जरी वरदान साबित हो रही है। जी हाँ, ये हम नहीं कहते बल्कि डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल का कहना है, जिन्होंने आज सहारनपुर में एक प्रेस वार्ता की। जी हाँ, आपको बता दें, सहारनपुर में डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल जो कि आए थे, उन्होंने एक प्रेस वार्ता की है जिसमें बताया कि कैंसर को जड़ से ख़त्म करने वाला रोबोटिक सर्जरी एक वरदान साबित हो रहा है। मूत्रपथ प्रणाली से संबोधित रोग के लिए रोबोटिक सर्जरी सबसे सुरक्षित विकल्प है। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल ने बताया कि रोबोट एसिड सर्जरी न्यूनतम रक्त, कमर दर्द का निशान, कम अस्पताल में रहने और तेज़ी से ठीक होने में सुनिश्चित करती है। इसके साथ ही उन्होंने कैंसर से जड़ से ख़त्म करने के लिए रोबोटिक सर्जरी को वरदान बताया। डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल ने बताया कि 22 साल वर्षीय युवक को कैंसर ग्रस्त किडनी निकालना ही एकमात्र विकल्प बताया गया था, लेकिन रोबोटिक सर्जरी न केवल उसके लिए किडनी को बचा सकी बल्कि युवक को कैंसर से भी जड़ से ख़त्म करने में कामयाब रही। उन्होंने बताया कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट की मदद से रोगी के शरीर में डाले गए एक विशेष कैमरे के माध्यम से ऑपरेटिव एरिया का 3D व्यू देखकर उसे पूरी तरह से तंदुरुस्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल। टाइम बाद वो कैंसर दोबारा जाग जाता है, तो उसमें वो किस तरीके से? देखिए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार कैंसर के ऑपरेशन होने के बाद और कैंसर कंप्लीटली निकलने के बाद भी कैंसर के वापस आने के चांसेस रहते हैं। इसमें सर्जरी से ज़्यादा ओवरऑल डिजीज़ का रोल आता है। इसमें होता ये है कि बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं और वो बॉडी के अंदर बहुत छोटे छोटे दाने के बराबर ऑलरेडी पहले निकल चुके होते हैं, जैसे किडनी से बाहर निकल गए या फिर किसी भी और बॉडी पार्ट में कैंसर है वहाँ से बाहर निकल गए, लेकिन वो किसी भी स्कैन्स में डिटेक्ट नहीं हुए। तो जब हम पेशेंट को देख के उनको ऑपरेट करते हैं तो हमेशा एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि ट्यूमर जो है वो ऑलरेडी बाहर फैल चुका होगा, लेकिन वो स्कैन में अभी डिटेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि स्कैन में डिटेक्ट होने के लिए उसका साइज आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर होना जरूरी है, जबकि ट्यूमर सेल्स अगर वो फैल चुके हैं तो वो 1 मिलीमीटर या उससे छोटे साइज के भी हो सकते हैं। तो हर टाइप का कैंसर और उसके फैलने के चांसेस या उसके दोबारा आने के चांसेस जो है वो अलग अलग होते हैं। किडनी कैंसर्स में एक इस टाइप के ऑपरेशन के बाद कैंसर के वापस आने के चांसेस नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर 1-2% होते हैं, जबकि पेशाब की थैली में यूरिनरी ब्लैडर के कैंसर में नेक्स्ट 10 ईयर्स में वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, 5 से 8% होते हैं। अब यही ऑपरेशन जब नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से बड़े चीरे के साथ किए जाते थे तो इन ऑपरेशंस के मेजर ऑपरेशंस के बाद हॉस्पिटल स्टे लगभग 7 से 10 दिन तक रहता था, कुछ केसेस में इवन 2 हफ्ते तक भी रहता था। पर अब वही चीज़ कम होकर 2 से 3 दिन में कन्वर्ट हो गई है। उसके साथ साथ रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जब हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसमें जो ब्लड लॉस है वो काफ़ी कम हो जाता है। एक और चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो कई लोग होते हैं जिनको किडनी कैंसर से पता लगता है, तो किडनी कैंसर के इन मरीजों को अक्सर हम लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि इनको किडनी रिमूव करनी पड़ेगी, किडनी कम्प्लीटली हटानी पड़ेगी। पर वही चीज़ अगर हम रोबोटिक सर्जरी से कोशिश करें और अगर उनका जो स्टेज है वो सही है तो काफ़ी केसेस में सिर्फ हम ट्यूमर को रिमूव करके किडनी को सेव करने की कोशिश कर सकते हैं। ये जब टेक्निक ये जो चीज़ है हम रोबोटिक सर्जरी की मदद से ज़्यादा बेटर कर पाते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैग्नीफिकेशन काफ़ी अच्छा है और इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर सर्जन का जो कंट्रोल होता है वो काफ़ी बेटर होता है। तो एक पेशेंट जिनका ऑपरेशन हमने किया और किडनीज को हमने सेव किया, वो एक पेशेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वरदान की तरह साबित होता है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये रोबोटिक जो सर्जरी है ये कब शुरू हुई थी? अब से कितने टाइम पहले इसको रोबोटिक जो सर्जरी की थी, कब शुरू की थी हमने? तो रोबोटिक सर्जरी जो है वो दुनिया में पहली बार लगभग आज से 20 से 22 साल पहले सन 2000-2001 के आसपास आई है। इंडिया में लगभग 10 साल पहले से रोबोटिक सर्जरी आ गई है। हालांकि रोबोटिक सर्जरी के जो मैक्सिमम सेंटर्स हैं वो बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर चेन्नई ही रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों के अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसका एडवांसमेंट इतना हुआ है और धीरे धीरे छोटे शहरों के अंदर भी रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक टेक्निक जो है वो अवेलेबल होती जा रही है। और हमारे पास फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में रोबोटिक सर्जरी की जो टेक्निक्स हैं, रोबोटिक सर्जरी की जो मशीन है वो अवेलेबल है। तो लास्ट 4 से 5 साल से फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में हम रोबोटिक सर्जरीज कर रहे हैं। अच्छा, आपने बताया 10 साल से जो है कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर है, लेकिन
10 साल के अंदर हमने पहले जो केसेस देखे थे रोबोटिक द्वारा जो सक्सेस नहीं हो पाए थे, क्या कारण रहा था उनका? देखिए, अगर ऐसा मैक्सिमम केसेस में होता है कि जो इनिशियल टाइम में अगर किसी ने रोबोटिक के केसेस कहीं पर हुए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है, तो उसका मेन रीज़न होता है लर्निंग कर्व। क्योंकि कई बार मशीन अवेलेबल होती है और उसको यूज़ करना, उसको सीखना जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। अब जब हमारी जो सर्जिकल टेक्निक जो है वो बहुत ज़्यादा रिफाइन हो चुकी हैं और हम लगभग 500 साढ़े 500 से ज़्यादा केसेस लोग कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं, तो उसके बाद हमारा जो सर्जरी के ऊपर, मशीन के ऊपर उसको कंट्रोल करने का जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ऑफ कोर्स ओपन सर्जरी के मुकाबले रोबोटिक सर्जरी में भी एक लर्निंग कर्व होता है और हर व्यक्ति रोबोटिक सर्जरी डायरेक्टली नहीं कर सकता। हर व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को, जिस भी सर्जन को वो ऑपरेशन करना है, उसको मशीन के साथ साथ सर्जरी भी सीखनी पड़ती है। लेकिन जो एफिशिएंट सर्जरी जहाँ पर हो रही है, जो लोग इस चीज़ को बहुत ही एफिशिएंटली ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके हाथों में रोबोटिक सर्जरी पेशेंट्स के लिए काफ़ी वरदान की तरह है। अच्छा, अब भी जो लोग बाग जो है रोबोटिक सर्जरी पे ना जाके वो अलग सर्जरी पे जाते हैं कि डॉक्टर द्वारा जो है इस तरीके की सर्जरी की जाए, रोबोटिक पे नहीं जाते, क्या कारण है कि वो अब भी रोबोटिक पे नहीं जाना चाहते? देखिए, रोबोटिक सर्जरी का जो एक डर है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो रीज़न है वो मेनली खर्चे का या एक्सपेंस का ही आता है। अदरवाइज़ अगर आप इस बात से कॉन्फिडेंट हैं कि आपको रोबोटिक सर्जरी में ओवरऑल रिकवरी जो है वो ज़्यादा फास्ट होगी, जो कॉम्प्लिकेशंस की रेट हैं वो काफ़ी कम होंगी एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्जरी, तो रोबोटिक सर्जरी के जो फ़ायदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि जो उसका एक मुख्य नुकसान या जो हम कहें लिमिटिंग फैक्टर जो है वो उसका कॉस्ट फैक्टर आता है। क्योंकि कॉस्ट फैक्टर जो है उसमें रोबोटिक सर्जरी जो है वो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से जो सर्जरी की जाती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है, तो उसमें लेकिन जब हम इसको कंप्लीट पूरे नज़रिए से देखें तो जो ओपन सर्जरी है जिसमें पेशेंट को ऑपरेशन के बाद लगभग हफ्ता 10 दिन 12 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ता है, वहीं पे रोबोटिक सर्जरी के बाद आप 1 से 2 दिन के अंदर डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो उन केसेस में जब आपका जो हॉस्पिटल का स्टे का खर्चा है वो बच जाता है और उसके अलावा जो आपकी कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो मेरे नज़रिए से इवन कॉस्ट भी आने वाले समय में इसका लिए कोई मेजर फैक्टर नहीं रहेगी। अच्छा, रोबोटिक जो सर्जरी है वो किस किस चीज़ में काम आती है एज ए कैंसर जो शरीर में हमारे होते हैं? तो रोबोटिक सर्जरी जो है वो यूरोलॉजी से रिलेटेड कैंसर्स में तो बहुत ही ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे किडनी कैंसर्स, यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर। बट इसके अलावा आंतों के कैंसर में, पेट की आंतों में कैंसर होना या फिर लिवर के सर्जरीज या लिवर के कैंसर्स में भी रोबोटिक सर्जरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज जैसे कि फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स या उनसे रिलेटेड जो सर्जरीज होती हैं उसमें भी रोबोटिक सर्जरी का अहम रोल है। हालांकि रोबोटिक सर्जरी का यूज़ अभी तक ब्रेन या फिर लंग सर्जरीज में बहुत अच्छे से यूज़ नहीं हो पाया है। अच्छा, रोबोटिक जो सर्जरी है क्या हम इसको कितने परसेंट 100% मान सकते हैं या 90% कितना मान सकते हैं रोबोटिक सर्जरी में कि आगे कैंसर ना बढ़े इसको? देखिए, जो फाइनल आउटकम होता है वो कभी भी किसी भी सर्जरी में 100% नहीं होता। कोई भी डॉक्टर आपको ये 100% गारंटी के साथ नहीं बोल सकता कि इस ट्रीटमेंट के बाद आपको कभी कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि जो डिसीज़ का दोबारा होने के चांसेस होते हैं वो हर कैंसर के हिसाब से अलग अलग वेरी करते हैं। रोबोटिक सर्जरी और ओपन सर्जरी दोनों के ही बाद जो कैंसर होने के चांसेस हैं वो लगभग सेम आते हैं। हालांकि ओपन सर्जरीज के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो ओवरऑल रिकवरी है वो सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर आती है, जो कि रोबोटिक सर्जरी के अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस की रेट है और रिकवरी की जो रेट है वो जो है वो ज़्यादा फेवरेबल है। कैंसर्स होने के चांसेस सर्जरी के बाद भी जो है वो हर कैंसर के हिसाब से वेरी करते हैं। किडनी कैंसर्स में नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में 1 से 2% चांस होते हैं ट्यूमर के दोबारा आने के। वहीं पे अगर पेशाब की थैली में कैंसर हो तो अगले 10 सालों में ट्यूमर कैंसर दोबारा आने के चांसेस 5 से 8% तक होते हैं। तो हर तरह के कैंसर के दोबारा आने के चांसेस जो है वो डिसीज़ के ऊपर और स्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अच्छा, अक्सर जो है लोगों को कैंसर जो है लास्ट स्टेज में आके पता लगता है, तो क्या रोबोटिक सर्जरी के द्वारा लोगों को उसमें फ़ायदा मिलता है लास्ट स्टेज? देखिए, लास्ट स्टेज में मैक्सिमम कैंसर्स ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट स्टेज में पेशेंट को ऑपरेट नहीं किया जा सकता, तो रोबोटिक सर्जरी उस स्टेज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। रोबोटिक सर्जरी उसी स्टेज में बेनिफिशियल है जब वहाँ पे आपको ऑलरेडी कोई सर्जरी किसी और तरीके से भी पॉसिबल करी जा सकती थी। अगर आपका स्टेज 1, स्टेज 2 या स्टेज 3 के अंदर भी कुछ डायग्नोसिस में, कुछ केसेस के अंदर कैंसर्स का जो ऑपरेशन है वो रोबोटिकली किया जा सकता है, बट स्टेज 4 जब वो ऑलरेडी पूरी बॉडी में फैल चुका हो तब जनरली रोबोटिक सर्जरी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती है। अगर हम कैंसर को कौन सी लास्ट स्टेज मानते हैं? स्टेज 4।
स्टेज 4 मानते हैं, लेकिन अक्सर जो है लोगों को 3rd या 4th में ही पता लग पाता है और लोग बाग जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो बहुत ही मामला डाउन पाया जाता है। देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं हमारे यहाँ। जो बेसिक अवेयरनेस है कैंसर के बारे में वो काफ़ी कम है। लोगों को अक्सर कोई बेसिक सिम्टम्स या साइन या सिम्टम्स हो रहे होते हैं और उनको वो इग्नोर करते हैं। तो उस चीज़ के लिए मेरा हमेशा ये एडवाइस है कि अपने साइन एंड सिम्टम्स को अवॉइड मत करिए। कई लोग होते हैं जिनको यूरिन में ब्लड आता है जिसको वो इग्नोर करते हैं, या फिर उनको पेट में कंटिन्यूसली कई महीनों से दर्द होता है और उसको इग्नोर करते हैं, और जब वो उससे परेशान होकर कोई टेस्ट कराते हैं तब तक पता लगता है कि स्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो वो जो चीज़ें हैं वो अक्सर हमारे साथ कैंसर की जो ट्रीटमेंट है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। और हमारी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताएं कि अपनी बॉडी में आने वाले कोई भी सिम्टम को इग्नोर ना करें। एक बेसिक अल्ट्रासाउंड टेस्ट जो कि आजकल हर सेंटर्स पे बहुत ईजिली अवेलेबल है, जो है वो आपके किडनी में होने वाले या यूरिनरी ब्लैडर में होने वाले कैंसर के बारे में बता सकता है। एक बहुत ही सिंपल सा ब्लड टेस्ट जिसको हम कहते हैं PSA का ब्लड टेस्ट आपको प्रोस्टेट कैंसर के बारे में बता सकता है, और ये इतना सिंपली और इजीली अवेलेबल है कि ये हर लैब में अवेलेबल हो जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं उसके बारे में अवेयरनेस होना, और अगर कोई भी डिसीज़ है अपनी हेल्थ के लिए जागरूक रहना और उसके बारे में पहले से ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो लोगों से क्या कहना चाहेंगे इस कैंसर के बारे में जो रोबोटिक का है, इसके बारे में लोगों को क्या जागरूक करना चाहेंगे, क्या एक संदेश देना चाहेंगे छोटे से उसमें? देखिए मैं यही कहना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी से जो बड़ी और मेजर कॉम्प्लेक्स सर्जरीज हैं उससे वो उनको भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से और मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस के साथ किया जा सकता है, और इसके बाद जो ओवरऑल रिकवरी है वो बहुत फास्ट होती है। तो रोबोटिक सर्जरी से घबराएं नहीं। रोबोटिक सर्जरी जो है वो पेशेंट की एज कम्पेयर टू नॉर्मल या कन्वेंशनल सर्जरी जो है उससे ज़्यादा ही आपको फ़ायदा देगी। ये तो हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल जी जो कि मोहाली से आए हैं और आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सभी लोगों को जो इस बारे में जागरूकता दी है। तो डॉक्टर साहब का भी ये कहना है कि अदर पे ना जाएं, अपनी जो है जांच जल्द से जल्द कराएं और रोबोटिक का सहारा लें। मेरे साथ आप बने रहिए सेवा की ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए। फरहाद हुसैन के साथ निशांत गुप्ता की खास रिपोर्ट।